हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग खान सर की नोट से बायोलॉजी का सेक्शन करेंगे और जितनी चीज़ें इसमें कवर हैं वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी वीडियोस बन सकते हैं 4-5 वीडियो में मैं सारे नोट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और आज हम लोग जो है सेल चैप्टर और जो है कोशिका विभाजन, इसके साथ साथ आरएनए डीएनए इनके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। और जो है इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से जो है इस चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी रहेगी अदर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी क्या है? सजीवों का अध्ययन ही, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, वो जीव विज्ञान होता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। उसके बाद जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, पहली तो बॉटनी, दूसरी जूलॉजी। बॉटनी में हम क्या करते हैं? वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं बॉटनी के तहत, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा नहीं है शायद। तो बॉटनी में क्या करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों का। जूलॉजी में क्या करते हैं फ्रेंड्स? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है ना, जीव जंतुओं का अध्ययन। और जो है जूलॉजी के जो जनक हैं अरस्तु हैं, वहीं अगर हम बॉटनी के जनक बोले या वनस्पति विज्ञान के, तो थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ आपको, पूछा जाता है ये। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, ये है थियोफ्रेस्टस। तो अगला है, मृत कोशिकाओं को नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये जो है अगला है सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेल क्या होता है? सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, है ना। कई बार पूछा गया सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सेल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी फ्रेंड। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज ल्यूवन हॉक ने की थी, ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवन हॉक ने। इन्होंने 1674 में किया था, इन्हें 1665 में। और जो है इन्हें फादर ऑफ बैक बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एंटोनी वान ल्यूवन हॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान के भी पिता कहते हैं इनको। और जो है मृत फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के जनक जो है रॉबर्ट हुक को ही माना जाता है। अगला है, 1881 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। तो फ्रेंड्स, जो कोशिका के अंदर केंद्रक विद्यमान होता है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। किसने दिया है? स्लाइडेन और स्वान ने दिया है। अगला बताइए, अगला है, इन्होंने कहा था कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। फ्रेंड्स, अंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और जो है बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ही एक ऊतक बनाती हैं और बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शरीर की सबसे छोटी इकाई बोले तो कोशिका है, अंग बोले सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो राइबोसोम होता है, ठीक है। शरीर का सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है। अगला है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, अगर वर्ल्ड में देखें तो या पृथ्वी पर देखें तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म की होती है, जो कि एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है। इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी कोशिका अगर हम देखें तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो ये विश्व पे, अगर हम विश्व में ही सबसे बड़े और छोटे की बात करें कोशिका में, तो माइक्रोप्लाज्म की सबसे छोटी और शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी होती है। और जो है अगर हम ह्यूमन बॉडी में आ जाएं, मानव शरीर में आ जाएं, तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु की होती है ना, शुक्राणु की। और जो है सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है। एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं कवर कर रही हूँ जिससे आप लोगों को मतलब दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। वहीं सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। तो मानव शरीर में से 3 फैक्ट: सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, तंत्र की कोशिका, या उसे स्नायु कोशिका भी कहते हैं, ठीक है, ये होता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट हैं, जैसे कि हमारे मानव शरीर में जो
तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं, वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती है उसमें तारक काय नहीं पाया जाता है। आगे हम इसको बताएंगे। इसी वजह से वहाँ पे जो है कोशिका विभाजन नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोशिका विभाजन नहीं होता। और इसीलिए जो अगर ये तंत्रिका कोशिकाएं हमारी खोपड़ी में होती हैं तो फ्रेंड्स इसीलिए खोपड़ी में अगर चोट लग जाती है तो जल्दी ठीक नहीं होता, और वहाँ से खोपड़ी में चोट लगने से क्या होता है, जल्दी मृत्यु होने की संभावना रहती है। और वहीं अगर सबसे तो फ्रेंड्स कोशिका विभाजन किस में नहीं होता? तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट एक बनता है कि कोशिका विभाजन सबसे तेज किस में होता है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर यानी कि यकृत में होता है सबसे तेज। अगर लीवर को आप कट कर देंगे तो बहुत जल्दी वो रिकवर कर जाएगा, फिर से अपना पूरा पिछला वाला रूप धारण कर लेता है। तो इसीलिए जो है सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में, और सबसे मतलब कोशिका विभाजन नहीं होता है किसमें? कोशिका तंत्रिका कोशिका में। अगला है कोशिका के अंग के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो जीवद्रव फ्रेंड्स, जीवद्रव कहता है क्या होता है? जैसे कि फ्रेंड्स ये एक कोशिका है, एक सेल है, तो इसके अंदर जितना भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये कोशिका बनाया गया है यहाँ पे, और इसमें ये जो लिक्विड वगैरह है, इसमें लिक्विड होता है, ये फ्रेंड्स ये केंद्रक है और ये पूरा जीवद्रव है। तो इसी के अंदर केंद्रक भी होता है, और इसके अंदर की ये जो लिक्विड फॉर्म होता है, जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं कोशिका के, वो सारी चीज़ें इसी में होती हैं। तो जीवद्रव की खोज किसने की थी? जीवद्रव की खोज पुरकिंजे, यहाँ पे कुरकिंजे लिखा है लेकिन लूसेंट की बुक में पुरकिंजे लिखा रहता है, पुरकिंजे ने की थी। और यह एक गाढ़ा लिक्विड होता है ना, गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। तो जीवन का आधार किसे कहते हैं? जीव द्रव्य को कहते हैं। और इसका लगभग 90% भाग जल होता है। जीव द्रव्य का लगभग 90% भाग जल होता है। अगला है सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। तो जितने भी कोशिका की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो जीव द्रव के अंदर ही होती हैं, ठीक है। तो जीवद्रव के अंदर ही होती हैं। तो इसका लगभग 80%, मैंने यहाँ 90 लिख दिया, 80% भाग जल का होता है। बाकी जो 20% भाग है वो अन्य चीज़ें होती हैं, ठीक है। और यह दो प्रकार का होता है। तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया, ये इस वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं, और इसके जो केंद्र का द्रव होता है इसे केंद्रिका द्रव कहते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, इन दोनों को मिलाकर ही जीव द्रव्य कहते हैं। तो जो कोशिका द्रव क्या करता है कि कोशिका को सूखने से बचाता है, ठीक है। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। अगला है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है फ्रेंड? जैसे ये सेल है तो इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर ये है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल जो से कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाया जाता है, और यह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो पेड़ पौधों को मजबूती प्रदान करने के लिए कोशिका भित्ति होती है उसमें, जो कि क्योंकि पेड़ पौधों को एक जगह पे खड़ा होना होता है स्थिर होके, तो जो है इसी वजह से उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो फ्रेंड्स जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। और जो है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो ये पूछा जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। अगला है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो फ्रेंड्स कोशिका भित्ति केवल पेड़ में पाया जाता है, लेकिन जो है पेड़ की कोशिकाओं या पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु और पादप दोनों में। यह जो है कोशिका के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर होते हैं। तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये कोशिका है, तो इसी के बाहर एक झिल्ली टाइप का बना रहता है, या कबर कह सकते हैं, तो उसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो इसी के अंदर जैसे कोई भी पदार्थ कोशिका के बाहर ना जा सके, इसलिए झिल्ली लगी होती है ना। और कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है, यानी कि कोशिका झिल्ली जो है कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ आएगा कौन सा बाहर जाएगा, इसका नियंत्रण कौन करता है? कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली करती है, या अर्धपारगम होती है। कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देती है, जो बहुत ज़्यादा ही जरूरी है उसी को अंदर आने जाने देती है, अर्धपारगम होती है। यानी कि सभी चीज़ें इससे आर पार होकर नहीं जा सकती। जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको लगता है कि उसका झिल्ली को अंदर जाने देना चाहिए, वही जाने देता है। अगला है गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, या इसी को सूत्र कणिका भी कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी, और यहाँ ऑक्सी शोषण होता है, ठीक है, ऑक्सी शोषण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है,
और इसी 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। कितने? 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, सॉरी ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, तो 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोशिका ऊर्जा का निर्माण होता है, सॉरी यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है क्रेब्स चक्र के माध्यम से, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसकी ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसकी आंतरिक दीवारों पर कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसको क्रिस्टी कहते हैं। तो पूछा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी आंतरिक दीवारों पर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अगला अगला अंग है कोशिका का अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है ना। इसे जो है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरा खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो पहला कौन सा है? चिकनी, दूसरा खुरदरी। चिकनी को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और खुरदरी को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होता है? इसका काम होता है कि वसा का निर्माण करना, वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना मेनली इसका काम होता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस पर जो ये रफ इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर जो है राइबोसोम लगे होते हैं, इसीलिए ये रफ होता है, खुरदरा होता है छूने में। और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम जहाँ भी आए वहाँ समझ लीजिए प्रोटीन का ही कोई मतलब कॉन्सेप्ट है, प्रोटीन निर्माण का ही, क्योंकि राइबोसोम का काम ही प्रोटीन निर्माण है, इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को, ठीक है। तो रफ वाले पे राइबोसोम लगे होते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका का आंतरिक कंकाल कहलाता है, और 2 प्रकार का, रफ और स्मूथ। रफ में जो है प्रोटीन निर्माण, राइबोसोम लगे होते हैं, और स्मूथ में कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण। अगला है राइबोसोम। अगला अंग है कोशिका का राइबोसोम। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। तो राइबोसोम कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, मैंने बताया ना, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और यह 2 प्रकार का होता है। तो राइबोसोम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक 70S राइबोसोम, दूसरा 80S राइबोसोम। और जो 70S होता है यह हल्का होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सी कोशिकाओं में? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। आगे हम बताएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। जो 70S होता है यह भारी होता है थोड़ा सा, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और S यहाँ पे दिखाता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। S यहाँ पे क्या दिखाता है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को दिखाता है। अगला है गोल्जी बॉडी, गोल्जी का है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसकी खोज कैम्बलो गोल्जी ने की थी। यह पदार्थों का परिवहन करता है, यानी कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वो कौन ले जाएगा? तो वो काम करता है गाल्जी बॉडी, है ना, टैक्सी का काम करता है, या इसे यातायात का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, है ना, यातायात में सहायता करता है। तो ये पूछा गया किसने खोज की? कैम्बलो गाल्जी ने। और इसका मेन काम क्या है? पदार्थों का परिवहन करना। और जो है माइटोकॉन्ड्रिया में फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बात बतानी है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है, यहीं पे जो कोशिका का श्वसन होता है यूकैरियोटिक कोशिका में, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो कोशिका का श्वसन स्थल भी माइटोकॉन्ड्रिया ही है। अगला है सेंट्रोसोम या तारक काय। तो सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सेंट्रोसोम क्या होता है? यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो कोशिका विभाजन किसकी सहायता से होता है? सेंट्रोसोम की सहायता से। यही मैं बता रही थी वहाँ पे कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ये तारक काय नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ की कोशिकाओं में विभाजन नहीं हो पाता। इसलिए अगर खोपड़ी में चोट लगता है तो वो रिकवर होने की संभावना थोड़ा कम होती है। और जो है लीवर में पाया जाता है, इस वजह से लीवर में बहुत ज़्यादा ही तीव्रता से किसी भी रिकवर करने की पावर होती है लीवर में, है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसमें PDF दे दूँगी तो वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। अगला है पादप कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन होता है सेल प्लेट के माध्यम से होता है। तो फ्रेंड्स, तारक का पेड़ों में नहीं होता है ना, पादप कोशिकाओं में नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे जो विभाजन होता है सेल प्लेट के द्वारा होता है। वहाँ पे कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। और तारक काय की खोज बेबोरी ने किया था। किसने किया था? बेबोरी ने किया था। अगला है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इसे
इसका जो काम होता है ये कोशिका के अंदर पाचन करना, और इसकी खोज डी डबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। डी डुबे या डबे कहीं के लिखा रहता है। तो इसके अंदर एक जल अपघटक एंजाइम होता है। ये एक प्रकार का ऐसा एंजाइम है कि अगर जैसे कोई कोशिका मृत हो गई या कोई भी अंग इसका काम नहीं कर रहा है तो उस पर ले जाके ये एंजाइम छिड़क देता है और वो कोशिका नष्ट हो जाती है। जैसे कि आजकल अगर आप देखते हैं कि अगर एसिड किसी के ऊपर छिड़क दिया जाए तो क्या होता है, उसका हाथ जल जाता है, जिस अंग पे छिड़का जाए वो जल जाता है ना, खत्म हो जाता है। इसी उसी प्रकार ये भी काम करता है। मतलब ये वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है, लेकिन एंजाइम है जो कि उस अंग को खत्म कर देता है। यदि इसमें लिखा हुआ है कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं करता है तो उसे नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका ही कार्य नहीं करती है तो जैसे कोई एक अंग काम नहीं किया तो उसके ऊपर ले जाके कम छिड़क दिया, लेकिन अगर जब पूरा कोशिका ही काम ना करे तो यह फट जाता है। जो जो है फट, यहाँ पे कट लिखा है लेकिन फट जाता है, और जो है पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली या एटम बॉम्ब भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह फट जाता है और पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है। और अगला पॉइंट है कि जो है आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए आरबीसी ब्लड में नहीं मरता है। इसको अगर मरना होता है तो ये प्लीहा में चला जाता है, प्लीहा में जाके तब मरता है। इसलिए क्यों? क्योंकि उसमें लाइसोसोम नहीं होता, और वहाँ पे अगर ब्लड में मर जाएगा तो ये इसको पचा नहीं पाएगा, और इसीलिए ये जाके प्लीहा में मरता है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक से, जैसे जिस कारण स्प्लिन को, स्प्लिन बोलते हैं इंग्लिश में उसे, तो स्प्लिन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अगला है केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, पहले ही मैंने बता दिया था। और यह कोशिका को नियंत्रित करता है ना। इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं। जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं। या कंट्रोल करने की पावर कोशिका को किसकी है, किसके पास है? तो केंद्रक के पास है। इसे कोशिका का दिमाग या ब्रेन कहते हैं। इसमें 80% भाग प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में 80% भाग प्रोटीन होता है। अगला है रसधानी, वैक्यूल्स। यह जल को संचित करके रखती है, और यह जंतुओं में छोटा तथा बड़े पादपों में बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, रसधानी का मेन काम क्या होता है कि यह जल के संचयन में मदद करती है, और कोशिका का एक अंग है। यह पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो जंतु कोशिका है उसमें राजधानी वैक्यूल्स छोटी होती है, और पादप कोशिकाओं में राजधानी बड़ी होती है, क्योंकि पादपों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और जीव जंतु को उतना ज़्यादा नहीं ज़रूरत है ना, इसलिए पेड़ों में बड़ी होती है। अगला है लवक। लवक जो है यह केवल पादपों में पाया जाता है। लवक, इसे प्लास्टिड बोला जाता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है, और यह पादपों में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग होता है लवक। यह जो है केवल यहाँ पे केवल पदार्थों में नहीं, यहाँ पादपों में होना चाहिए, यहाँ केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो प्लास्टिक कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। को पहला कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट, इसको हरित लवक कहते हैं। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे अवर्णित लवक कहते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट, सॉरी क्रोमोप्लास्ट, इसे वर्णित लवक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? तो हरित लवक में क्या होता है कि भोजन का निर्माण होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में होती है वो हरित लवक के माध्यम से ही होती है। यहाँ पे भोजन का निर्माण होता है, जैसे पत्ती और तना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती और तने में होती है, और भोजन का निर्माण होता है। इसके अलावा अवर्णित लवक, यहाँ पे भोजन का संग्रह होता है। क्या होता है? यहाँ पे भोजन का संग्रह होता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हरित लवक के माध्यम से जो भी भोजन बना, जो पेड़ को जरूरत हुई लिया, उसने बाकी जो बच गया वो जाके संग्रहित कहाँ होता है? वर्णित लवक में। और जो है यह जड़ और फल में भी पाया जाता है। ठीक है, जड़ में भी पाया जाता है और फल में भी पाया जाता है अवर्णित लवक। इसके अलावा वर्णित लवक, यह फलों को रंग प्रदान करता है। जैसे कि सब्जियां हुई, फल हुए, इन सबको जो रंग प्रदान करने का काम करता है वो क्रोमोप्लास्ट या वर्णित लवक करता है। जैसे कि टमाटर और मिर्च का जो रंग होता है वो लाइकोपेन के कारण होता है, गाजर का कैरोटीन के कारण, चुकंदर का बिटानिन के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे जंतु सेल और प्लांट सेल में। ठीक है, तो जो जंतु होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो छोटी होती हैं अपेक्षा पेड़ों की कोशिकाओं से, है ना। पेड़ जो पादप होते हैं उनकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं, और जो जंतुओं की छोटी होती हैं, क्योंकि पेड़ बड़े होते हैं, जंतु ऐसे भी पेड़ के आगे छोटे ही होते हैं। और इनकी जो कोशिकाएं होती है ये गोल होती हैं, लेकिन पेड़ों की जो कोशिकाएं होती है वो चौकोर देखने को मिलता है। इसमें जो रेबिक्यूल्स, मतलब यहाँ पे राजधानी है, वही जो मैंने पढ़ा है, इसे कहीं कहीं रिक्तिका भी लिखते हैं। तो यहाँ पे ये छोटी होती हैं, और जो है पेड़ों में बड़ी होती हैं। इसके अलावा
जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लैजेला नामक दो अंग पाए जाते हैं जो बारनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कुछ जीवों में पाए जाते हैं जो उन्हें चलने आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है और पेड़ों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसमें प्लास्टिड पाया जाता है और जो कि जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। और दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं, तो जैसे कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका और जो है पादप कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम है, गाल्जी बॉडी है, केंद्रक है, सेंट्रोसोम, यानी कि जो बीच वाला पार्ट है ये कॉमन वाला पार्ट है कि दोनों में पाया जाने वाला है ना। अगर ये भाग जंतु को दिखाता है, ये भाग पादप को दिखाता है, बाकी जो बीच वाला पार्ट है ये वाला जो कॉमन आ गया है ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं, बाकी पीडीएफ देंगे तो आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है, जैसे कि मैं बता रही थी जो वर्णित लवक के बारे में, तो यहाँ पे चुकंदर में भी बीटन, चुकंदर का जो रंग होता है बीटानिन के कारण होता है। फलों का जो पीला रंग होता है जेंथोफिल के कारण होता है। अलग अलग फल में अलग अलग रंग जो है अलग अलग चीज़ों के कारण होता है, जिसे वर्णित लवक कहते हैं, उसका नाम ही वर्णित लवक होता है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। तो मैंने बताया था कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को पादप और जंतु कोशिकाएं दो अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक इसमें सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, इन्हें प्रारंभिक कोशिकाएं भी कहते हैं। जैसे इसमें मतलब कोशिका झिल्ली, राइबोसोम पाया जाता है तथा शेष अंग नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका ये पूरी तरह से विकसित होती है, यानी कि इसमें सभी जितने अंग मैंने पढ़ाए थे सभी पाए जाते हैं। और जो है इसमें जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का पाया। यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है 80S प्रकार का, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका, दोनों में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के पाए जाते हैं। अगला है पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर तथा इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड यानी कि लवक, मैंने बताया था ना, इनके अंदर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो प्लास्टिड या लवक होता है पादप कोशिकाओं में। और पादप कोशिकाओं का जो आकार होता है वो चौकोर होता है। और मैंने बताया कि जो है पेड़ों में जो रसधानियाँ होती है वो भी बड़ा होता है। और जो है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक जब पादप कोशिकाएं हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं, इनके अंदर सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? केंद्रक होता है। लेकिन जबकि पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा अंग उसका जो है प्लास्टिड या लवक होता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? तो फ्रेंड्स, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल केवल पादपों में पाया जाता है। तो बिना कोशिका भित्ति यानी कि पेड़ों में कोशिका भित्ति होती है, जंतुओं में नहीं होती है। तो बिना कोशिका भित्ति वाली कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे जंतु कोशिका की बात हो रही है, तो जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं के बारे में बताया गया। थोड़ा सा यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं बता दे रही हूँ बोल के। यहाँ पे जैसे प्रोकैरियोटिक जो है ये इनकी जो कोशिकाएं होती है वो छोटी होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी होती हैं इनकी अपेक्षा। यहाँ पे यहाँ का जो इनका केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है। दूसरा जो केंद्रक होता है वो उसी मैंने बताया कि वहाँ पे जो केंद्रक होता था मैंने दिखाया था यूकैरियोटिक में या जीव और पादपों वाले में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो केंद्रक होता है एक कवर्ड होता है, वहाँ यहाँ पे कवर्ड नहीं होता है, और यहाँ और जो है यूकैरियोटिक में कवर्ड होता है। और इसमें श्वसन जो है जीव द्रव्य में ही होता है। यूकैरियोटिक में जो श्वसन होता है वो जीव द्रव्य में ही होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक में जीव द्रव्य में ही होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक है इसमें जो श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यहाँ पे जो है इसका जो कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, यानी कि जीव मेनली एक कोशिकीय जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो राइबोसोम होते हैं 70S प्रकार के होते हैं, यहाँ पे राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की होती है, क्योंकि पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है, ठीक है। अगला है गुणसूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, गुणसूत्र मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कि 46 टोटल पाया जाता है। इसकी खोज वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। और जो गुणसूत्र होता है उसका जो जैसे ये गुणसूत्र है तो फ्रेंड्स इसका जो ऊपरी भाग होता है
इसको सेटेलाइट कहते हैं, ठीक है। और फिर जो है इसका निचला भाग, ये निचला वाला भाग जो है टेलोमर कहलाता है, और ये बीच का जो ये भाग जो है ये सेंट्रोमेयर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है। तो ऊपरी भाग जो है सेटेलाइट, मध्य का भाग टेलो जो इसका निचला भाग होता है टेलोमेयर, और मध्य का भाग सेंट्रोमेयर कहलाता है। और इसमें धागे की समान संरचना पाई, जैसे अरान बोलते हैं। ये अगर जैसे फ्रेंड्स ये है, ये गुणसूत्र है, तो अगर इसको इसको पकड़ के खींचते हैं तो ये धागे जैसे स्ट्रक्चर निकल के कुछ आता है, तो उसे अरान बोलते हैं, ठीक है। अगला है क्रोमोसोम, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। तो जो जैसे कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, तो इसी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं 46, वो इसी के अंदर ही पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। तो फ्रेंड्स जैसे ये देखिए यहाँ पे ये एक गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र हो गया। अगर इस गुणसूत्र को, इस वाले भाग को हम पकड़ के खींचते हैं, तो यहाँ पे ऐसे धागे नुमा जैसे ये स्ट्रक्चर आया है, ये निकल के आता है। तो यही जो धागा होता है ये पूरा डीएनए कहलाता है। और इसी में जो इसका एक ये भाग होता है, जैसे ये एक भाग हो गया, ये एक जीन होता है, ठीक है। तो अगला है जैसे कि फीमेल होने के लिए हमें क्या जरूरी है। तो फ्रेंड्स मेल होने के लिए इसमें एक तो 44 गुण मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं प्लस 2 जनन गुणसूत्र होते हैं। तो जो जनन गुणसूत्र ही लिंग डिसाइड करता है। तो अगर लड़का होना है तो उसमें XY होगा, लड़की के लिए जरूरी है 44 प्लस X और Y गुणसूत्र हो, लेकिन लड़की होने के लिए XX होना चाहिए। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो 44 प्लस XX होना चाहिए, XX। तो ये लड़की होगी, ये संतान लड़की होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है कुछ जीवों में क्रोमोसोम्स, जैसे कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या हमें देखना है। तो जैसे जीवाणु में 1 होता है, मटर में 14 होता है, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18, 36, और जो है जो बड़ा और छोटा नींबू होता है उसमें अलग अलग होते हैं। मानव में 46, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48, और टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा होता है, 1600 होता है लगभग। ये फ्रेंड्स संख्या में है, ना कि पेयर में, ठीक है। अगला है केंद्रक। केंद्रक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो केंद्रक जो है, केंद्रक में फ्रेंड्स क्या क्या होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए से मिलकर बने होते हैं। तो इसके अंदर कुछ एसिड्स मतलब न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं जो डीएनए आरएनए से मिलकर बने होते हैं। तो डीएनए होता है, डीएनए का पूर्ण रूप पहले तो पूछा जाता है, इसका जो पूर्ण रूप है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यह कोशिका के अंदर डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स पूछा जाता है डीएनए कोशिका के अलावा अन्य किस किस अंग में पाया जाता है, यानी केंद्रक के अलावा। तो फ्रेंड्स ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, और जो पेड़ों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि लवक, क्लोरोप्लास्ट, उसमें जो हरित लवक होता है उसमें भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन 3 अंगों में जो है डीएनए पाया जाता है। ये बार बार पूछा गया है कि किसमें, इसमें से किसमें नहीं पाया जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन देगा जिसमें नहीं पाया जाता है उसको छांटना रहता है, ठीक है। तो इसकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। यह जो श्रृंखला बनी थी ऐसे करके दिखाया गया था, इसको क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अगला है तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे देखिए स्पष्ट होगा आपको, ये गुणसूत्र है। इसी गुणसूत्र को जब हम खींचते हैं तो ये जैसे धागे नुमा ये स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, यही डीएनए है। और इसी डीएनए में इस भाग को जीन कहा जाता है। और इस एक जीन के बीच की जो ये लंबाई होती है, ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है इसको। तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला है डीएनए को सर्वप्रथम किसने देखा था। तो फ्रेंड्स कहते हैं कि डीएनए को सर्वप्रथम कार्ल्स वर्ग ने देखा था, लेकिन इन्होंने कोई ज़्यादा मतलब इनको पता नहीं था उतना शायद, तो इन्होंने कुछ बताया नहीं आगे। अगला है डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो कि दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और दूसरा फास्फेट होता है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो फ्रेंड्स फास्फेट पाया जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होते हैं, तो इसको 2 भाग में अगर हम बांट के देखें तो एक शुगर होता है, दूसरा नाइट्रोजन क्षार होते हैं। नाइट्रोजन बेस बोलते हैं जिसे, नाइट्रोजन क्षार। तो शुगर में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो राइबोज होता है, दूसरा
डाइऑक्सी राइबोज होता है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, शुगर ध्यान रखिए बस। और नाइट्रोजन बेस पूछा जाता है कौन कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्यूरिन, दूसरा पायरिमिडीन। तो प्यूरिन में भी दो तत्व होते हैं, एडिनिन और गुआनिन। यहाँ पे लिखा नहीं है सही से, तो गुआनिन ऐसे रहेगा, गुआनिन। और दूसरा जो है प्यूरिन में एडिनिन और गुआनिन, दूसरा पायरिमिडीन, साइटोसिन और थाइमिन। तो मैंने बताया जो ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे रहता है, तो फ्रेंड्स इसमें से एक ये वाला लरी, इसमें से ये एक पायरिडीन होता है, सॉरी प्यूरिन होता है, दूसरा पायरिमिडीन होता है। तो प्यूरिन में शामिल होता है एडिनिन, तो गुआनिन, और पायरिमिडीन में शामिल होता है साइटोसिन और थाइमिन। तो फ्रेंड्स यहीं पे जो है ये नाइट्रोजन क्षार हैं, ये चार तत्व ऐसे जुड़े होते हैं। तो एडिनिन के सामने जो है इधर थाइमिन जुड़ा होता है, और इधर गुआनिन के सामने जो है साइटोसिन जुड़ा होता है। तो पूछा जाता है साइटोसिन, तो पूछता है कि जो है एडिनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो फिर एडिनिन थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। वहीं जो है गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। साइटोसिन सी से डिनोट करते हैं, सी का नंबर भी अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो 3 होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो साइटोसिन है वो 3 बॉन्ड बनाएगा गुआनिन के साथ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो रही हो, तो मैं एक बार अच्छे से क्लियर करके बता दे रही हूँ। तो जैसे ये एडिनिन है, इसके सामने इधर थाइमिन होता है, तो ये डबल हेलिक्स मॉडल है ना। इन साइडेन और स्लाइडेन और स्वान ने यही बताया था कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है उसका, मतलब उसमें डबल कुंडली पाई जाती है, एक ये कुंडली और ये दूसरी कुंडली। तो एक तो प्यूरिन होता है, दूसरा पायरिमिडीन होता है, जिसमें जो क्षार होते हैं ये ऐसे लगे होते हैं, और ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। एडिनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड के द्वारा, और जो है इधर गुआनिन रहेगा और इधर ये साइटोसिन रहेगा, और ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ए डबल बॉन्ड टी और जी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक एंगल यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, तो ये हो सकता है पूछ ले आपसे, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो अगर मीटर बोले तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। लेकिन सेंटीमीटर में, तो क्योंकि एक मीटर में 100 मीटर होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, सॉरी मैंने गलत बोला, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर, अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर, और मीटर में पूछे तो 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर सॉरी। तो डीएनए के एक टर्म फेरा की लंबाई कितनी होती है, तो मैंने बताया था एक टर्म या फेरे की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। जो जीन का मैंने बताया था, जीन की दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के एक टर्म में कुल न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं, तो फ्रेंड्स जो एक ऐसा ये टर्म होता है, इसमें कुल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और प्रत्येक के बीच की जो दूरी होती है 3.4 होता है। यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियोटाइड्स है, और जिसमें से प्रत्येक के बीच की जो दूरी है 3.4 होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि एक जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें टोटल 10 फेरा होता है। जैसे ये एक फेरा हुआ, और ऐसे ही जैसे एक न्यूक्लियोटाइड में कुल 10 फेरे होते हैं, तो एक के बीच की यहाँ के बीच की दूरी 3.4 है, तो ऐसे 10 होंगे, तो यहाँ जो है यहाँ ये 3.4 नहीं 34 एंगस्ट्रॉम है, और अगर 10 है तो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अगला है डीएनए। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड या डबल हेलिक्स होती है, यानी कि द्विकुंडलीय होती है। इसकी खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था, मैंने गलत बोल दिया था वहाँ पे, कोच का सिद्धांत वाला याद आ गया था मुझे, तो यहाँ पे वाटसन और क्रिक ने दिया था जो है डबल हेलिक्स मॉडल। अगला है, यहाँ पे लिखा है एडिनिन थाइमिन के साथ जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे स्पष्ट है इस फिगर में, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बना भी हुआ है, ये न्यूक्लियोटाइड्स होता है, और ये बीच में जहाँ पे आके जुड़ते हैं, जैसे ये इस जो धागा आके ऐसे डबल हेलिक्स होता है, इसको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो दोनों जो है जुड़ते हैं आके, उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए एडिनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। और जो ऐसे यहाँ पे अगर हम आरएनए में बात करते हैं, ये डीएनए में बता रही हूँ, आरएनए में यहाँ पे थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है, थाइमिन क्षार की जगह पे यूरेसिल आ जाता है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, उसका भी ऐसे ही होता है, बस वहाँ पे वो जो है डबल स्टैंडर्ड या डबल हेलिक्स नहीं होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर गलत बन गया, यहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा, है ना, ऐसे। अगला है,
तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये प्यूरिन वाला है, ए और जी प्यूरिन का होता है, टी और सी जो है पायरिडीमिन का होता है, और ए टी के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड, और जी जुड़ता है सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ। और वहीं पे अगर आरएनए में ध्यान रखना है कि टी जो टी मतलब थाइमिन, इसके जगह पे यूरिसिल आ जाता है बस। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, 20 अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनता है जो प्रोटीन होता है। इसमें से 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। जो 10 अनावश्यक होते हैं वो हमारे शरीर में ही मिल जाते हैं, मौजूद रहते हैं ऑलरेडी ही। तो जो 10 अनावश्यक होते हैं वो शरीर में पहले से ही रहते हैं, लेकिन जो 10 आवश्यक होते हैं जिन्हें हमें खाने के रूप भोजन से ही प्राप्त होता है, तो 10 जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं, वो हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं, और इन्हीं 20 को मिलाकर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, अगला है आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी जो संरचना होती है मैंने बताया, सिंगल स्टैंडर्ड या सिंगल कुंडली होती है। इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है, इसमें भी राइबोस शुगर पाया जाता है, उसमें भी आरएनए मैंने बताया था, डीएनए में भी शुगर पाया जा रहा था, और एक न्यूक्लियोटाइड्स था। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन बेस, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, बस थाइमिन के स्थान पे यूरिसिल आ जाता है। और इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा बना हुआ है, यहाँ पे बना है, देख लीजिए आप। इसमें क्या होता है, आरएनए का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है आरएनए, और यह 3 प्रकार का होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, और टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो एक एक का काम देखते हैं क्या होता है। जो मैसेंजर आरएनए है ये एमिनो एसिड की आवश्यकता की पहचान करता है, यानी कि संदेश देता है। मैसेंजर आरएनए संदेश देता है कि हमें एमिनो एसिड की आवश्यकता है, कहाँ से मिलेगा या मतलब किस चीज़ से मिलेगा, है ना, ये मतलब ये डिसाइड करता है और उसको ढूंढता है। ट्रांसफर आरएनए जो इसको सूचना देगा कि यहाँ पे है, ये ले जाओ। तो ट्रांसफर आरएनए इस एमिनो एसिड का परिवहन करता है, राइबोसोम तक लाता है, और फिर राइबोसोम आरएनए, यानी कि यही जो आरएनए रहता है, आरआरएनए होता है, यही प्रोटीन का निर्माण करता है मेनली। ठीक है, अगला है डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। कई बार पूछा गया है कि अगर हम डीएनए से आरएनए बनाएं तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। यहाँ पे डीएनए है, डीएनए से अगर आरएनए हम बनाते हैं तो ये जो है ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए हम बनाने की कोशिश करें तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट है, आरएनए से प्रोटीन बनाने को क्या कहते हैं। तो अगर आरएनए से अगर हम प्रोटीन, यहाँ पे आरएनए है और इससे हम प्रोटीन बनाए तो इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। और डीएनए के द्वारा अपनी जैसी एक कॉपी, फोटो कॉपी और बना लेना ही रिप्लिकेशन कहलाता है। अगर डीएनए अपनी जैसी एक और क्लिप तैयार कर लेता है या एक और जो है संरचना बना लेता है तो उसे क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। ये बहुत सब पूछा जाता है। अगला है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन क्या होता है। तो कोशिका का टूट कर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। तो क्या होता है कोशिका विभाजन, जब कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में टूट जाती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। और कोशिका विभाजन में जो जिस कोशिका का विभाजन होता है, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, इसका अगर विभाजन हो गया तो इस दो भागों में टूटता है, तो इस कोशिका को मदर सेल कहते हैं, और इन दो जो नई कोशिकाएं बनती हैं इन्हें डॉटर सेल या पुत्री कोशिका कहा जाता है। तो मैंने बताया था जंतु कोशिका में जो पादप जंतु कोशिका होती है उसमें सेंट्रोसोम या तारक जो होता था वो मदद करता था, लेकिन जो है पादप कोशिका जो होती है उसमें जो विभाजन होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है, क्योंकि वहाँ पे तारक नहीं पाए जाते हैं। तो कोशिका विभाजन जंतुओं में 3 प्रकार के से होते हैं, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। मेनली हमें मानव के कंटेक्स्ट में पढ़ना है। तो असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन फ्रेंड्स जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, जो अविकसित तरीके से होती है। जैसे जो सिंगल सेल होती हैं, यानी कि एक कोशिकीय संरचनाएं होती हैं, उसमें असूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये कोशिका है, ये अगर इसका विभाजन होना है तो पहले ये जो है धीरे धीरे ऐसे लंबी हो जाएगी, और यहाँ पे जो इसका जो केंद्रक है, यहाँ पे जो इसका केंद्रक होता है ये थोड़ा सा लंबा होकर ऐसे लंबा हो जाता है, और ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, डायरेक्टली हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है। और समसूत्री विभाजन, जैसे कि हमारे मतलब शरीर पे कहीं
हमारे शरीर में जितने भी जीव जंतु हैं, इनके शरीर में अगर कहीं घाव लग जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आप देखते हैं कुछ समय के बाद वो भर जाता है। वो किस कारण से होता है? समसूत्री विभाजन की वजह से, मिटोसिस के द्वारा। ठीक है, तो वो जो घाव भरने का काम करता है वो समसूत्री विभाजन के माध्यम से ही होता है। और समसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं को छोड़कर बाकी जो कोशिकाओं में विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मैं बता रही हूँ कि जो जितने भी जनन कोशिकाएं हैं, 2 कोशिकाएं जनन होती हैं। सॉरी, 2 कोशिकाएं नहीं, जितने मतलब जो कायिक कोशिकाएं होती हैं उसमें जो है समसूत्री विभाजन होता है। अगला है, यहाँ पे डिटेल में दिया भी गया है सूत्री विभाजन। यह जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। तो फ्रेंड, जीवाणु जो भी एक कोशिकीय जीव होता है, सूक्ष्मजीव, प्रोकैरियोटिक, इन सब में जो है असूत्री विभाजन होता है, क्योंकि ये अविकसित होते हैं। इसमें जो है, इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है आगे चलकर, या बीच में धंस जाता है, यानी कि जो मैंने बताया थोड़ा लंबा हो जाता है और इस तरीके कुछ हो जाता है और 2 भागों में बढ़ जाता है, डायरेक्ट ही हो जाता है, इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगला है समसूत्री विभाजन। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में, सोमैटिक सेल्स में होता है। जो जनन कोशिकाओं को छोड़कर बाकी जितनी सेल्स हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। जनन कोशिकाओं, ओवम तथा स्पर्म को छोड़कर पूरा शरीर कायिक कोशिका का होता है। जो ह्यूमन बॉडी में जो ओवम और स्पर्म होता है, इन सबको छोड़ के बाकी जितना भी कोशिकाएं होती है वो कायिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इसमें क्या होता है कि समसूत्री विभाजन में जैसे कोई मदर सेल है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो है मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। इसमें कई 5 अवस्थाएं लगभग पाई जाती हैं। इन 5 अवस्थाओं से 1-2 क्वेश्चन बनता है, जैसे कि इसमें जैसे पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। जैसे ये मदर सेल है, इससे जो 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। इसमें मान लीजिए 46 है तो इसमें भी 46 ही होंगे, इन दोनों में भी 46 ही होंगे। तो इसकी जो अवस्थाएं हैं ये पूछी जाती हैं। इंटरफेज, तो इसकी जो पहली अवस्था है ये मतलब 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पहली अवस्था इंटरफेज है या अंतराफेज, अंतराफेज बोलते हैं इसको। यह सबसे बड़ी अवस्था होती है। लगभग कहते हैं पूरे विभाजन का लगभग 95% भाग इंटरफेज में ही लगता है। इंटरफेज में क्या होता है कि इसमें जो है कोशिका विभाजन के लिए तैयारी की जाती है, डीएनए का निर्माण हो जाता है। क्योंकि जो केंद्रक होता है उसमें डीएनए एकदम बना हुआ एकदम तैयार नहीं रहता है, वो धागे के नुमा गुणसूत्र के रूप में रहता है। फिर जब कोशिका विभाजन होना होता है तो ये डीएनए का निर्माण करता है ऑलरेडी। ठीक है, और क्रोमोसोम इसमें अलग होते हैं। प्रोफेज, इसमें जो है तर्क धागा बनना प्रारंभ हो जाता है तथा केंद्र का विभाजन होता है। मेटाफेज, फिर इसमें क्या है, अध्ययन की सुविधा के अनुसार सबसे जो है महत्वपूर्ण अवस्था यही है मेटाफेज। और एनाफेज ये सबसे छोटी अवस्था होती है। सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज और सबसे छोटी अवस्था एनाफेज होती है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे इसमें जो कोशिका के अंग होते हैं कुछ इधर और कुछ इधर चले जाते हैं, ये दोनों ध्रुव बन जाते हैं और दोनों ध्रुव अपने तरफ अंगों को खींचते हैं। तो जो है टेलोफेज, यह सबसे अंतिम अवस्था होती है, पूछा जाता है सबसे अंतिम अवस्था टेलोफेज होती है। और समसूत्री विभाजन में और विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है इसमें, और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं। और स्प्लिंडर फाइबर, जो फ्रेंड्स स्प्लिंडर फाइबर क्या होता है, जो दोनों ध्रुवों की तरफ ये निकल के आते हैं जिससे अंगों को अपने तरफ ये खींच सके, उसी को कहते हैं तर्क धागा। अगला है, कोशिका में होने वाली निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो मैंने बताया जैसे कोई हमारा शरीर कहीं कट फिट गया है तो इसमें जो या टूट फूट जो भी हो गया है उसकी जो भरपाई होता है वो समसूत्री विभाजन करता है। बाकी जनन कोशिकाओं में जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे छिपकली की अगर पूंछ है कट जाती है चूहे की, तो ये समसूत्री विभाजन द्वारा फिर से आ जाता है। अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जैसे कि स्पर्म और ओवम में, है ना। तो यहाँ पे हमें अब अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ना है। तो ये जो पॉइंट दिया गया अर्धसूत्री विभाजन के ही है। तो इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या या गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी हो जाती है। जैसे मदर सेल में 46 है तो ये अगर डिवाइड हुआ तो इसमें 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और सब में 23-23 हो जाता है। ठीक है, 23-23। तो इसमें एकमात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। और इसमें इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, क्योंकि इसमें आधी माता से आती है और आधी पिता से आती है, तब जाके मिला के उसका 46 बनता है। ठीक है, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। क्रॉसिंग ओवर की घटना ये है जब माता का जो है माता के जो डीएनए है और पिता का डीएनए जब आपस में जो डाटा है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, उसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इनका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है।
प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसमें जो प्रोफेज प्रोफेज अवस्था होती है वो सबसे बड़ी होती है। इसके अंदर भी पाँच चार और होते हैं, उसमें से अलग अलग पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सर ने भी अपने नोट्स में नहीं बताया है। तो इसमें सबसे बड़ी अवस्था होती है अर्धसूत्री में, वो प्रोफेज होती है। इसकी भी अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे मेल है, तो मेल में जो है इसमें 44 ऑटोसोम्स, यानी ऑटोसोम्स का मतलब यहाँ पे कायिक कोशिका या कायिक गुणसूत्र, और यहाँ पे 2 जो है एलोसोम्स यानी कि जनन गुणसूत्र होता है। तो जो इसमें अगर ये डिसाइड करना है कि ये मतलब मेल है या फीमेल, तो ये जो है मेल के लिए क्या होता है, यानी पुरुष के लिए XY होता है, और अगर फीमेल होना है तो इसमें जो जनन कोशिका होगी XX होगी। यहाँ पे सर ने गलत लिखा है, यहाँ पे भी गलत लिखा था, पिछली जगह पे वहाँ पे भी गलत लिखा था, तो यहाँ पे XX होगा। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है कि लड़का है कि लड़की है। बाकी यहाँ पे कुछ सिंड्रोम के बारे में बताया गया है। तो सिंड्रोम क्या होता है कि शरीर में होने वाली अनियमितताएं या गुणसूत्रों में जो होने वाली अनियमितताएं हैं या कुछ जो गड़बड़ी आ जाती है, उन्हीं को सिंड्रोम कहते हैं। जो शरीर में असामान्य लक्षण दिखाता है, जैसे टर्नर सिंड्रोम, या इसमें जो है गुणसूत्र की संख्या, एक गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है, एक जनन कोशिका एक गुणसूत्री की संख्या कम हो जाती है, यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें बांझपन देखा जाता है। टर्नर सिंड्रोम होने से क्या होता है, उसमें बांझपन देखा जाता है। अगला है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। यह इसमें क्रोमोसोम की संख्या मतलब नॉर्मल मनुष्य में 46 होती है, इसमें 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है, इसमें पुरुष नपुंसक हो जाता है ना। तो टर्नर में महिलाएं बांझ हो जाती हैं, और क्लाइनफिल्टर में जो है पुरुष नपुंसक हो जाता है। अगला है डाउन सिंड्रोम। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। या मेल या फीमेल दोनों को हो सकता है। इसमें क्या होता है, शरीर बेडोल हो जाता है, जीभ और होठ मोटा हो जाता है। इसके अलावा मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मोंगोलायड कहते हैं, है ना। डाउन सिंड्रोम जो है, तो इसमें जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र था उसी उसी में कमी के कारण होता है। और अगला है पटाउ सिंड्रोम। इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जनन कोशिकाओं में कुछ नहीं होता, कायिक कोशिका में जो है होता है। पटाउ सिंड्रोम जो 13वें जोड़े का गुणसूत्र होता है, उसमें जो है एक संख्या बढ़ जाती है, तो इसमें जो है 47 हो जाता है। इसमें मेल एवं फीमेल दोनों को हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है, और उसका जो ऊपर का होठ होता है वो कटा रहता है। जैसे वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। जो वायरस होता है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो फ्रेंड्स ये इतना आज के लेक्चर में रहेगा। और इसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चन भी अटैच है, तो अगर क्वेश्चन आपको करना है तो यहाँ पे दे दिया जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, कोई जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी कोशिका है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ कोशिका के बदलते आकार होते हैं, और प्रत्येक कोशिका में उत्पादन की अपनी क्षमता होती है, बिल्कुल अपनी क्षमता होती है। सभी देह उनके ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, नहीं बिल्कुल गलत है। सब मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। तो मैंने बताया था लवक के मतलब 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक क्लोरोप्लास्ट था, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि वर्णित लवक, अवर्णित लवक और हरित लवक। तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक जो कि पादप में पाया जाता है, जो कि जंतु में नहीं पाया जाता है। अगला है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है। तो मैंने बताया था कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जो है जल होता है। कोशिका में 80% जो कोशिका जीव द्रव्य होता है उसमें 80% भाग लगभग जल होता है, बाकी 20% में बाकी ऑर्गेन्स वगैरह आते हैं। अगला है, निम्न में से कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था लाल ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स में लाल रक्त कोशिकाओं में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। और अगला है, आत्मघाती बैग किसे कहते हैं। तो आत्मघाती बैग मैंने बताया था लाइसोसोम जो फट जाता है। और अगला है, निम्न कोशिका अंगों में वह कौन सा अर्धपारगम है। तो कोशिका झिल्ली जो कि अर्धपारगम होता है, और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। अगला है,
निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है, और अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। अगला है, कोशिका के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है? तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड जो होता है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है। अगला है, जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहा जाता है नेक्रासिस। जीवित को शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु नेक्रासिस कहलाता है, नेक्रासिस, ध्यान रखना है। ये सर एक्स्ट्रा इसमें मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। अगला है, निम्न में से कौन सा सही है? डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक सामग्री है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही पॉइंट है। डीएनए जो है अधिकांश जीवों में आनुवंशिक सामग्री होता है। अगला है जो है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। किसी कोशिका में मौजूद ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। और अगर पेड़ पौधों में बात करें तो जो है वहाँ पे सबसे बड़ा जो होता है पेड़ों में वो प्लास्टिड होता है। अगर पादप कोशिका में बात करें तो प्लास्टिड, और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा पदार्थ जो कोशिकांग होता है वो अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है। अगला है, निम्न कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? न्यूरॉन है। कौन सी है? न्यूरॉन। सबसे बड़ी एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो न्यूरॉन है। अगला है, तो बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा, मैं अब आगे नहीं कराऊंगी, बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, 1 घंटे का लगभग होने वाला है ये। और ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिए जाएंगे, लिंक भी दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।